तो भाई हल्क वाला एपिसोड देखने के बाद अब व्हाट इफ में आया है ये नया एगाथा का एपिसोड। और हालांकि यहाँ पे स्टार्क इंडस्ट्रीज की जगह स्टार्क पिक्चर्स देखने को मिली है, जो कि काफ़ी हैरानी वाली बात है। और यहाँ पे हावर्ड स्टार्क जितना कि टेक्नोलॉजी बनाने में खुश नहीं होते, उतना मूवी बनाने में खुश हैं। और हम लोग बात करें एगाथा की, तो हम लोग जानते हैं कि एगाथा कितनी पावरफुल कैरेक्टर है, अभी भी एमसीयू में एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये एपिसोड ऑडियंस का नज़रिया बदल देता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो कि सबको हैरान कर देता है। यहाँ पे बाकी सारे इटर्नल्स नहीं आते सिवाय किंगो के। हालांकि किंगो काफ़ी इंपॉर्टेंट इटर्नल है, लेकिन इस बार उसे ऐसा साइडलाइन करके नहीं दिखाया जाता, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा मेन कैरेक्टर होता है। ऊपर से हम लोग बात करें एगाथा की, तो लिटरली एगाथा को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। इतना कि अभी कोई भी बंदा इमेजिन नहीं कर सकता कि आगे क्या हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एगाथा को देखते हैं, जो कि हावर्ड स्टार्क के साथ काम करती है, और वो एक तरीके से एक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हिडन इंटेंशन भी है। और वो यहाँ पे अंदर जो सेलेशियल की बॉडी है टैमट, उसको भली भांति जानती है कि उसके अंदर है वो, और उससे उसकी कॉस्मिक एनर्जी चाहिए। लेकिन उसके लिए उसे एक इटर्नल का साथ चाहिए। और अगर बात एक्टिंग की है, तो किंगो से बेटर तो कोई हो नहीं सकता। अब यहाँ पे सबसे खास बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे स्टार्क पिक्चर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें किंगो का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे जब चीज़ें होती रहती है, तो सबसे हैरानी चीज़ ये होती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने हावर्ड स्टार्क को पता ही नहीं है कि ये एक्टिंग चल रही है, कि रियल में लोग कर रहे हैं, कि एक्टिंग की आड़ में कुछ और रियलिटी हो रही है। ये सबसे फ़नी सीन था। बात करें किंगो की, तो एज़ यूजुअल उसके पास ग्लैमर है, उसके पास अपना रिस्पॉन्स है, जो कि ऑडियंस को काफ़ी कूल लगता है, उसके पास लॉट ऑफ एनर्जी भी है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें उस सीक्वेंस की, जब यहाँ पे आरिशम को पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है, और वो एगाथा और किंगो के पीछे आने वाला था, तब वो वाला केस काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाला था। क्योंकि जब हम लोग आरिशम की एंट्री एमसीयू में देखे थे, तो लिटरली ऑडियंस डर गई थी, और सारे इटर्नल्स को वो लिटरली ले गया था अपने साथ, और उनको पता नहीं कौन सी सजा देने वाला है। हालांकि अब इटर्नल्स 2 बनने नहीं वाली है, इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे एगाथा एक कदम और आगे निकल जाती है, वो किंगो के साथ डील कर लेती है, और किंगो को भी अपने साथ मिला लेती है कि हाँ, वो लोग मिलके एमरजेंस को रोकने वाले हैं। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जो टैमट अंदर है वो कितना पावरफुल सोल्यूशन हो सकता है, और अगर वो बाहर आता है तो अर्थ का क्या हालत होगा, इसको बताने के लिए इटर्नल्स मूवी काफ़ी है। हालांकि आप सब लोग ने मूवी देखी होगी, तो यहाँ पे इमरजेंस को रोकना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बाकी लोगों के लिए। लेकिन एगाथा और किंगो एक तरीके से डील करके खुद से करना चाहते हैं, और वॉचर भाई ये सब देख रहा है। लेकिन यहाँ से जो आरिशम का आने वाला शॉट है, ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इटर्नल्स मूवी की, तो अचानक प्रकट हो जाता था। लेकिन व्हाट इफ में हम लोग को दिखाया गया कितनी स्पीड से वो आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से या फिर उससे भी तेज़ आ रहा है। और पहली बार थैंक्स टू व्हाट इफ हम लोग को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिला है कि जो यहाँ पे सेलेशियल है, जो कि अर्थ के अंदर है, वो असल में दिखता कैसे। क्योंकि दोस्तों ये वाला जो सीन था, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, लेकिन काफ़ी इम्पैक्टफुल था दिखाने के लिए कि आखिरकार कैसे अर्थ के अंदर एक टैबट नाम का सेलेशियल है, लेकिन वो कैसे इमर्ज होकर कितना पावरफुल हो जाएगा और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, जैसे उसे उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग कॉस्मिक एनर्जी मिल गई। लेकिन बात करें एगाथा की, तो वो उल्टा उसकी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेती है, और वो ऑलमोस्ट सेलेशियल लेवल की पावरफुल पर्सन बन जाती है। हालांकि उसके पास एक एडिड एडवांटेज है कि कॉस्मिक एनर्जी के अलावा उसके पास डार्क मैजिक या फिर इतने अरसों से डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिक्स की पावर है, जिसकी वजह से वो आरिशम पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाती है। और ये एंड ट्विस्ट तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। एक टाइम पे लगा कि अगर आरिशम आ गया है, तो यहाँ पे एगाथा उसके सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक इंसान है, भले उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी आ गई है। लेकिन जिस तरीके से ये फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, एक चीज़ तो समझ गए सेलेशियल, जो कि इतने बिलियन ऑफ ईयर से रहते हैं, जो कि लाइफ को बनाते हैं, ख़त्म करते हैं, वो एगाथा के सामने एकदम लाचार दिखता है। और एंड में क्या होता है, एगाथा उसको ख़त्म करके उसकी भी पावर ले लेती है। लेकिन जो फाइनल एंडिंग थी वो थोड़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि जहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे, तो किंगो एगाथा को कन्विंस करने की कोशिश करता है, और वो उसे ये याद दिलाना चाहता है कि तुम वैसी नहीं हो जैसा अपने आप को दिखा रही हो, तुम्हारे पास पावर होने के बावजूद भी तुम उनका अच्छा इस्तेमाल कर सकती हो। लिटरली एक सेकंड के लिए तो गाइज मुझे लगा कि एगाथा उसकी बात नहीं मानेगी, और लिटरली उसको भी ख़त्म कर देगी या फिर चोट पहुँचा देगी, जो भी हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एगाथा उसकी बात मान लेती है, और यहाँ पे वो लोग अपनी आगे की कहानी को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अगर वो बात मान के कहीं और चली जाती, तो यहाँ पे शायद फिनाले में ये होता कि जितने भी बाकी जो भी यूनिवर्स में वॉचर सबको इकट्ठा करेगा, वो उनको एगाथा से भिड़वाने की कोशिश करेगा। लेकिन फ़िलहाल अब एगाथा अभी अच्छे मूड में लग रही है,
यानी कि फ़िलहाल वो अभी बुरे इंटेंशन उसके नहीं हैं, तो सब कुछ क्लियर डाउन हो सकता है कि अभी आगे जाके अगेता तो मेन विलन नहीं बनने वाली है। लेकिन टेक्निकली हम लोग देखें तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नज़र दौड़ाए तो हम लोग को एक चीज़ समझ गए हैं कि अगर हावर्ड स्टार्क टेक्नोलॉजी से अपना मन हटा लिए हैं और बाद में जाके टोनी स्टार्क पैदा होता है, तो वो ज़रूर जीनियस बिलियनियर जो भी है वो सब कुछ होगा, लेकिन वो आयरन मैन नहीं होगा, बल्कि वो भी शायद एक बहुत फेमस एक्टर बन जाएगा। तो सोचिए उस रियलिटी से आयरन मैन का गायब होना उस अर्थ को कितना ज़्यादा कॉस्ट दे सकता है। यानी दोस्तों, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन आगे जाके इसका बटरफ्लाई इफेक्ट होगा, यानी कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यानी उस रियलिटी में आयरन मैन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हालांकि टोनी स्टार्क रहेगा जो कि बस एक एक्टर है। अब ये डिपेंड करता है कि आगे की कहानी वॉचर कैसे दिखाते हैं, लेकिन हाँ, ये रियलिटी सही में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन इसी के साथ ऑडियंस के माइंड में एक और सवाल आता है कि अब आरिशम की मौत का बदला बाकी सेलिशल्स कैसे लेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो अगेता के पीछे आएंगे, और अगर अगेता इन सब की भी पावर ऑब्जॉर्व कर ली तो क्या भाई उसका माइंड स्टेबल रहेगा कि नहीं, या फिर वो किसी और तरीके से करप्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इतने सारे सेलिशल को अगेता संभाल सकती है। लेकिन इस फाइट के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे सेलिशल चाहे जितने भी पावरफुल हों, वो कहीं ना कहीं मैजिक के सामने वीक पड़ जाते हैं, और ये वजह से अगेता जीत गई। हालांकि यहाँ पे अगर हम लोग अगेता को वांडा से रिप्लेस कर देते तो इसके अंजाम सही में बहुत बुरे होते, क्योंकि चलिए यहाँ पे अब ऑडियंस का ये भी कहना है कि वो एक टाइम के लिए अगेता पे विश्वास कर सकती है, लेकिन अगर वांडा का दिमाग ख़राब हो गया, उसके पास पावर्स आ गई, तो उस पर विश्वास करना ऑडियंस को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासकर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स देखने के बाद। लेकिन फ़िलहाल अब यहाँ पे सेलेशियल का जो बदला है वो किस तरीके से जाएगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से समझे तो एक चीज़ और क्लियर होती है जो कि कुछ ही ऑडियंस नोटिस कर पाई होगी। जैसे कि अगर हम लोग एमसीयू की टाइमलाइन देखें तो इटर्नल्स कब बनी थी, जब एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स कंप्लीट हुए थे, और यहाँ पे हम लोग को सेलेशियल कब दिखाई दिया, फाइनली जब हावर्ड स्टार्क जिंदा थे, काफ़ी यंग थे उस टाइम का। तो यहाँ पे अगेथा ने अगर इस सेलेशियल को ख़त्म कर दिया है तो डेफिनेटली ये क्लियर इंडिकेशन है कि हर एक यूनिवर्स में अपने अलग अलग सेलेशियल हैं। लेकिन मार्वल ने यहाँ पे ये भी कहा है कि गैलेक्टस एक सिंगल एंटिटी है, यानी कहीं ना कहीं मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में गैलेक्टस को सेलेशियल के भी ऊपर दिखाया जा रहा है क्या। यानी अगर वो सिंगल एंटिटी है तो लिटरली जितने भी सेलेशियल्स हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर ऐसा कोई लॉजिक आता है तो ये देखना आगे जाके इंटरेस्टिंग होगा। और क्या व्हाट इफ के अंत में हम लोग को क्या फैंटास्टिक फोर का कुछ ग्लिम्स दिखाई देगा, ताकि हम लोग को उसकी यूनिवर्स के बारे में थोड़ा और नॉलेज हो। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और वो दूसरे नंबर वाला थोड़ा गैलेक्टस जैसा लग रहा था, लेकिन है वो सेलेशियल।